रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हमारे नाजरीन के अपने प्रोग्राम रोशन सितारे के साथ आपका मेज़बान मसूद कमाली आपके अपने प्रोग्राम में एक और अजीम शख्सियत के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे मेहमान दुनिया अदब की इंतहाई मोतबर हस्ती प्रोफेसर सेहर अंसारी साहब हैं, जो शोबा अदब के एक तालिब इल्म से आज एक शोबा अदब के एक शफ़ीक उस्ताद तक के उनके सफ़र की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, आप फरमाइए। आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र और तालीमी पस मंज़र से मुताल्लिक़ हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दिसंबर का महीना है और अभी 2-3 दिन के बाद जो है मेरी सालगिरह है 27 दिसंबर को। माशाल्लाह। तो मैं 27 दिसंबर 1941 को औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुआ था। मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ यूपी के 2 मुख्तलिफ जगहों से था। मेरा ननियाल जो है मेरठ का है और मौलाना इस्माइल मेरठी मेरे बुज़ुर्गों में शामिल है। मेरे वालिद मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ख़ानदानी एतबार से हमारा एक ही कुनबा था। लेकिन जैसे कि उस ज़माने में था कि हैदराबाद दक्कन में लोग दूर दूर से आके अपने कैरियर जो है वो शुरू करते थे और उनको वहाँ मौक़े हासिल होते थे। तो इसी तरह हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी हैदराबाद दक्कन आकर सेटल हुए और वहाँ तो उन्होंने मुस्तकिल अपने को क़याम के लिए तैयार किया और वहाँ मुलाज़मतें हासिल की। मेरे नाना काजी थे, काजी अब्दुल खालिक साहब। वालिद का नाम मेरे मकबूल अहमद चिश्ती है। मकबूल अहमद साहब ने मौलाना महमूदुल हसन शेख हिंद असीर माल्टा से बैत की थी, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र 11 साल की थी। तो बाद में तजदीद बैत उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी से की थी। तो इस तरह से गोया हमारा ख़ानदान जो है वो तसव्वुफ़ की तरफ भी उसका रुझान रहा है और हमारे वालिद बहुत ज़्यादा एतक़ाद रखते थे पीर कलियर शरीफ के सिलसिले में। तो ये तो एक पस मंज़र था, लेकिन उसके साथ साथ अदबी माहौल भी हमारा था। घर में वालिदा के लिए अलग रिसाले आते थे, इस्मत और जौहर निस्वा, और हमारे भाईजान जो है वो निगार और साक़ी और आजकल और इस तरह के अदब लतीफ़ वग़ैरह मंगवाते थे। और बड़ा घर में पढ़ने का बड़ा शौक़ था, बैतबाजी वग़ैरह हुआ करती थी। फिर बुलंद आवाज़ से हम जो है वो रात का खाना खाने के बाद बुलंद आवाज़ से नावल या जो भी कोई किताब ज़ेर मुताला होती थी वो भारी भारी पढ़ते थे। तो जो उस वक्त हम बच्चे थे तो हमसे अगर कोई गलती तलफ़्फ़ुज़ की हो जाती या कोई मफ़हूम हमें नहीं मालूम होता तो वहीं का वहीं हमारी इस्लाह भी हो जाती और मालूम भी हो जाता। तो इस तरह से गोया हमारे घर का जो अदबी माहौल था वो मेरे लिए साजगार हुआ और मैं जो हूँ वो अदब ही की तरफ समझ गया कि मेरा रुझान है। तो ये मेरा पस मंज़र है। अपने तालीमी पस मंज़र से मुताल्लिक़ हमारे देखने वालों को कुछ बताइए। जी हाँ, औरंगाबाद दक्कन में मैं 8वीं जमात तक मैंने तालीम हासिल की। वहाँ पर जो है वो तो आपको मालूम है कि तैतानिया, वस्तानिया, फ़ौक़ानिया स्कूल हुआ करते थे। तो फ़ौक़ानिया स्कूल से हमने 8वीं जमात तक पढ़ा। उसके बाद सन 50 में हम हैदराबाद दक्कन से और बम्बई आए, फिर बम्बई से कराची आ गए। और आने का हमारे सबसे बड़ा सबब ये था कि 11 सितंबर 1948 को जब कायद आज़म का इंतकाल हो गया तो उसके चंद दिनों के बाद ही हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज से हैदराबाद दक्कन पे हमला कर दिया और इस तरह उसको पुलिस एक्शन का नाम दिया, लेकिन वो दरअसल थी फ़ौज कशी। तो एक बिखरा हुआ माहौल था जो ख़त्म हो गया। और उस ज़माने में जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रज़ाकार थे उनको तहत किया गया, उनको
ٹینکوں کے سامنے لا کر ختم کیا گیا، اور وہ جو لوگ اس دور سے وابستہ تھے ان کی گرفتاریاں ہوئیں، اور ایک عجب جمع ماحول ختم ہو گیا، اور ایک افراتفری اور ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا، اور محسوس ہوا کہ شاید اب ہماری اقدار جو ہے وہ پامال ہونے والی ہے۔ تو بزرگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں پاکستان آ جانا چاہیے۔ پاکستان آنے کے بعد ہم نے پیر الہی بخش کالونی میں قیام کیا، اور اس کے بعد اس کے قریب ہی ایک اسکول مقبول عام سیکنڈری اسکول قائم ہوا تھا، وہاں ہم نے 9ویں جماعت میں داخلہ لیا۔ پھر بعد میں کوتوال بلڈنگ ہائی اسکول جو کہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے سامنے ہے، وہاں سے ہم نے میٹرک کیا۔ اس زمانے میں ہمارا 11 سال کا میٹرک ہوتا تھا۔ میٹرک میں نے سائنس سے کیا تھا، اور میری ریاضی میں 2 ڈسٹنکشن بھی آئے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے بی ایس سی کرنے کے بعد میرا خیال یہ ہوا کہ مجھے چونکہ ایک تعلیم سے اور تدریس سے بھی دلچسپی تھی، بچپن میں خیالی کلاس بنا کر اور لڑکوں کو پڑھایا کرتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بانڈ ٹیچر ہوں، تو مجھے خواہش یہی تھی کہ میں کسی طرح پڑھنے کی طرف اور تدریس کی طرف آ جاؤں۔ چنانچہ میں نے بی ایس سی کے بعد انگلش میں ایم اے کیا، اس کے بعد اردو میں کیا، پھر لسانیات یا لنگوسٹکس میں ایم اے کیا، اور پھر میں نے کچھ عرصہ برٹش ہائی کمیشن میں بطور ایک رسالے کے ایڈیٹر کے وقت گزارا۔ پھر وہاں سے میں سن 1973 میں یہاں جو آپ کا بلوچستان یونیورسٹی کی جو کلاسز تھیں وہاں میں مقرر ہوا۔ اس زمانے میں پروفیسر کرار حسین وائس چانسلر تھے، اور پروفیسر مجتبیٰ حسین صدر شعبہ اردو تھے۔ وہاں 2 سال پڑھانے کے بعد پھر میں کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہو گیا، اور وہاں سے میں سن 2000 میں ریٹائر ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی میں جو ہے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ جاتا رہا، اور اس کے علاوہ بھی میں نے مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا۔ آپ کی یہ جو ہے محمد علی جناح یونیورسٹی برائے خواتین، ان میں میں نے پڑھایا۔ پھر میں جاپان کی دائتابونکا یونیورسٹی میں پڑھایا، اور اس کے علاوہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں تعلیم دی۔ پھر پاکستانی جو مطالعہ پاکستان کا شعبہ ہے اس میں نے 8 سال پڑھایا۔ تو اس طرح تقریباً 40 سال کی زندگی میری تدریس میں گزری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سن 55 سے میں نے شاعری کا آغاز کیا تھا، اور میرے مضامین اور میری شاعری کے نمونے مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہے، مشاعروں میں میں شرکت کرتا رہا۔ تو اس طرح ایک ادبی کیریئر بھی میرا ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ زندگی میں یادگار واقعات تو آتے ہی رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی یادگار واقعہ ایسا جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل ابتدائی زندگی کا ہے یادگار واقعہ کہ میری عمر جو ہے وہ کوئی تقریباً 4 ساڑھے 4 سال کی ہوگی، تو ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جن کو ہم چچی کہا کرتے تھے، وہ ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ایک دن میں ان کے دروازے پہ جا کے دستک دی، وہ دروازہ کھلا نہیں، تو میں کچھ اور آگے بڑھ گیا، کچھ سیڑھیاں مجھے نظر آئیں، اس سیڑھیاں چڑھ کر میں ایک دروازے میں کھڑا ہو گیا، تو ایک بزرگ نے مجھے اپنی طرف بلایا، آئیے میاں آئیے، اور میں وہاں چلا گیا۔ انہوں نے اپنی گود میں مجھے بٹھایا، اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف دیکھا تو ماڈل کی شکل میں چڑیا اور بندر اور گلہری وغیرہ یہ بنے ہوئے تھے، تو معلوم ہوا کہ وہ ان کے ذریعے بچوں کو کہانیاں سکھاتے ہیں۔ تو وہ ہندو ماسٹر تھے، ان کا حلیہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گول چشمہ آنکھوں پہ لگا ہوا تھا، اور لمبا کوٹ گرے کلر کا، اور ایک دھوتی اور کالی ٹوپی سر پہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں کل بھی آئیے گا کیا؟ تو ملازم ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا تھا، میں نے وعدہ کر لیا، اور اس طرح میں جانے لگا۔ گویا میری زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ مجھے کسی نے اسکول میں داخل نہیں کرایا، بلکہ خود بخود میں اسکول میں داخل ہو گیا، اور اس طرح وہاں تعلیم میری جاری رہی۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दिलचस्प वाक़या आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। अब हम आपकी तसनीफ़ से मुतालिक कुछ बात करेंगे। आप हमारे नाज़रीन को अपनी तसनीफ़ से मुतालिक कुछ बताइए। मेरे दो शेरी मजमूए शाया हुए हैं। एक नमूद के नाम से शाया हुआ और एक जो है वो खुदा से बात करते हैं के नाम से शाया हुआ। नस्र में मेरी एक किताब है फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, फैज़ के आसपास, और इसके अलावा तनक़ीदी उफ़ुक़ के नाम से मेरे तनक़ीदी मज़ामीन भी हैं। फिर मैंने जोश मलियाबादी के मक़ालात भी मुरतब किए हैं, मक़ालात जोश के नाम से, और एक इशारिया भी मुरतब किया, ज़िक्र अब्दुल हक, ज़िक्र गालिब। तो इस तरह है, और अभी एक और मजमुआ ज़ेर तरतीब है। तो ये मेरी किताबें अब तक शाया हुई हैं। रिसाले में बहुत ही मेरे मज़ामीन अनकलेक्टेड हैं, अभी तक उनको जमा करना है, और देखिए अगर ज़िंदगी रही तो और किताबें भी मुदव्वन हो सकेंगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत सलामती के साथ ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप ये तख्लीक़ी काम अपने शागिर्दों के लिए, नए आने वालों के लिए करते रहें इंशाअल्लाह ताला। हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि साहब, हम चूँकि उर्दू ज़बान बोलते हैं और उस तहज़ीब से वाबस्ता है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त जो उर्दू ज़बान ज़वाल की तरफ जा रही है, इसको संभालने की कोशिश करें, और अपने घर में, अपने करीबी माहौल में ऐसी सतह जो है वो कायम करें कि जिससे हमारी उर्दू ज़बान का मेयार कायम रहे। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए कि अपनी ज़बान के बग़ैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो ये मेरा एक पैगाम अपनी नई नस्ल के लिए है। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर तवज्जो देंगे और अमल करेंगे। इसके साथ ही हम अपने मेहमान जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी साहब के कीमती वक्त के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और दुआ गो हैं अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती से रखे, ताकि वो हम जैसे तालिब इल्मों को रहनुमाई फ़राहम करते रहें। ऐसे ही नायाब हस्तियाँ बहुत मुश्किल से हमें नसीब होती हैं। मैं अपने देखने वालों का भी बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और अपनी पसंदीदा का ये सिलसिला हमारी हौसला अफजाई के लिए जारी रखिए। फिर एक नई शख्सियत के साथ आपका मेज़बान मसूद कमाली आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और मददगार हो। आमीन।